हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक मैं शुरू में ही बता रहा हूं। एक टॉपिक तो हम लोग का होगा एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक वेट के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसका शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा गया था तो दो बातें हम लोगों ने सीखा था, मोल को कैसे डिफाइन किया गया है और एवोगाड्रो नंबर के बारे में। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। मोल को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया था, याद है? C12 आइसोटोप का। और उन्होंने डिफाइन कैसे किया था, तो C12 आइसोटोप का एग्जैक्टली 12 ग्राम लेने पर इस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी नंबर को उन्होंने क्या बोला, 1 मोल बोला। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा था कि C12 का एग्जैक्टली 12 ग्राम लें तो 12 ग्राम में कितने एटम्स पाए जाते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ये 12 ग्राम में पाए जाते हैं। तो 1 मोल बराबर कितना हो गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23। और पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था ये वैल्यू फिक्स नहीं है, मोल का वैल्यू चेंज भी हो सकता है। कैसे? तो अगर IUPAC डिफिनीशन को चेंज कर दे, C12 के जगह पर किसी दूसरे आइसोटोप्स को ले ले या 12 ग्राम के जगह पर मास कुछ और रख दिया जाए तो मोल का वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। मोल के बारे में ये भी बताया गया था, मोल एक SI काउंटिंग यूनिट है, फंडामेंटल SI यूनिट है काउंट करने का। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग का था एवोगाड्रो नंबर का, जिसे हम लोग शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते थे। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। 1 मोल में जितना भी नंबर होता है उसी को एक स्पेशल नाम उनके सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में दिया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और ये कितने के बराबर होता है, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23। और ये नंबर 1 मोल में है, इसीलिए आगे यूनिट होता है पर मोल। तो हमेशा ध्यान में रखना है एवोगाड्रो नंबर का यूनिट होता है पर मोल या मोल इनवर्स। और उसके बाद हम लोग के सामने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आया था, किसी भी पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे Na से, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, किसी भी पार्टिकल्स का नंबर दिया हुआ है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दे, क्या मिलेगा हम लोग का, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हम लोग का पीछे के क्लास का ब्रीफ में रिवीजन हो गया। हम लोग अपने नए टॉपिक पर आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसे भी डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, तो C12 आइसोटोप का ही लिया है। आगे चलकर हम लोग डिटेल में समझेंगे। IUPAC ने बहुत सा डिफिनीशन देने के लिए, मोल का डिफिनीशन, एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन, एटॉमिक वेट का डिफिनीशन, मोलिकुलर वेट का डिफिनीशन, इन सब को डिफाइन करने के लिए उन्होंने रेफरेंस C12 आइसोटोप का ही लिया है। ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों लिया जा रहा है, बार बार C12 आइसोटोप का ही रेफरेंस क्यों लिया जा रहा है, तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम लोग आगे चलकर भी समझेंगे कि C12 आइसोटोप का रेफरेंस बार बार क्यों लिया जा रहा है। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया है, C12 का लिया है। उन्होंने डिफाइन कैसे किया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 के कितने एटम का मास, तो 1 एटम का मास, 1 एटम का मास, और उसका 12वां हिस्सा 12th पार्ट 1/12, इसी को उन्होंने क्या बोला, तो 1 AMU बोला। अभी लिखना नहीं है, अभी चीज़ों को बढ़िया से समझना है, लिखेंगे हम लोग बाद में। तो इस मैथमेटिकल पार्ट पर ध्यान दें। IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस किसका लिया, तो C12 का लिया। C12 के कितने एटम का मास, तो 1 एटम का मास, उसका कौन सा हिस्सा लिया, तो 12th पार्ट लिया, 12वां पार्ट लिया। तो हम लोग आते हैं इसका डिफिनीशन पर। इट इज डिफाइंड एज 1/12th part of mass of 1 atom of C12 आइसोटोप।
इसी को मैथमेटिकली लिखे, दैट इज 1 AMU इक्वल टू, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो 1 AMU का वैल्यू कितना होगा वो पता करने के लिए हमें C12 के एक एटम का मास चाहिए। तो 1 AMU में कितना होता है ये पता करने के लिए C12 के एक एटम का मास हम लोग को निकालना होगा। आते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे कि C12 के 1 एटम का मास कितना होता है। तो जब हम लोग मोल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था एक्सपेरिमेंटली, वहाँ पर बताया गया था हम लोग का एक्सपेरिमेंटली क्या बताया गया था, तो वहाँ पर यह बताया गया था कि अगर 12 ग्राम लिया जाए C12 का, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से क्या देखे थे कि C12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स पाए जाते हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्ट हम लोग को बता दिया गया था मोल के टाइम पर ही कि C12 आइसोटोप का 12 ग्राम लिया जाए तो 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इतने एटम का मास 12 ग्राम है, तो इतने एटम का मास 12 ग्राम है तो 1 एटम का मास हम लोग को निकालना है, निकालते हैं। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स का मास कितना ग्राम है हम लोग का, 12 ग्राम है। इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतना ग्राम। तो ये जो मास निकला है, ये मास कितने एटम का मास निकला है, 1 एटम का मास निकला है। और 1 AMU निकालना है तो C12 के 1 एटम के मास का कौन सा हिस्सा लेना है, 12वां हिस्सा। तो देयरफॉर 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के 1 एटम का मास, और ये हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, आप लोग साथ साथ समझने के साथ साथ स्क्रीन पॉज कर कर उतार भी लेना है। मैं यहाँ पर बोर्ड को साथ साथ मिटाते भी जाऊँगा। तो ऊपर का 2 लाइन में मिटाता हूँ। तो देयरफॉर 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू C12 के 1 एटम का मास, तो 1 एटम का मास इतना ग्राम, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये C12 के कितने एटम का मास है, 1 एटम का मास है। तो इसको यहाँ पर लिखा जाए तो ये 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम हो गया। ये 12 और 12 क्या हो गया हम लोगों का, कैंसल आउट। तो देयरफॉर 1 AMU इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप लोग इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करें और इसको उतारें, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। तो ये हम लोग का 1 AMU निकल गया। अब इसको हम लोग और थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म में लिखते हैं। 1 AMU इक्वल टू, ऊपर में
10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये 10 की पावर 23, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 24 ग्राम। सोल्व कर कर देख लिया जाए, ये 10 की पावर 24, ये दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 23 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे ढक रहा हूँ, 10 को 6.022 से डिवाइड करेंगे तो 10 को 6.022 से डिवाइड करेंगे आएगा 1.66, और ये 10 की पावर 24 नीचे में है, अगर इसको ऊपर में लेकर चले जाए तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -24 ग्राम। तो हम लोग का 1 AMU का वैल्यू आ गया, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर इसको केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो आगे प्रोसीड करने से पहले अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको शॉर्ट में रिवाइज करें। 1 AMU को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया, C12 का लिया। कैसे डिफाइन किया, तो C12 के 1 एटम के मास का 12वां हिस्सा, उसी को उन्होंने क्या बोला, 1 AMU बोला। और हम लोग क्या देखें कि जब C12 के 1 एटम के मास का 12वां हिस्सा लिया गया तो कितना आ रहा है वैल्यू, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये याद रखना है हम लोग को आगे के लिए, 1 AMU इक्वल टू कितना, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या केजी में बोले तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 केजी। तो एक और पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है जो कि आगे चलकर यूज में आएगा। अभी हम लोग का कैलकुलेशन क्या आया, 1/6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बस मैथमेटिक्स का हेर फेर है, थोड़ा सा हम लोग को कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या आ रहा है, ये जो डिनोमिनेटर में हम लोग का लिखा हुआ है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, राइट साइड में शिफ्ट कर दे, यूनिट को हटा दे, ये ग्राम हटा देते हैं और ये ग्राम हटा देते हैं, और एक मैथमेटिकल हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं जो कि आगे यूज में आने वाला है। इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1.66 इंटू 6.022 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -24 इक्वल टू कितना, 1। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 1.66 इंटू 6.022 10 की पावर 23 10 की पावर 24 -24 इक्वल टू कितने के बराबर, 1 के बराबर। मल्टीप्लाई करने पर ये आगे चलकर यूज में आएगा, इसको हम लोग को याद रखना है। पुराने समय में 1 AMU को हम लोग डाल्टन से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो पुराने समय में 1 AMU को 1 डाल्टन भी बोला जाता था। अब ये टर्म बहुत ही कम यूज में आता है, लेकिन स्टिल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग को याद रखना चाहिए। डाल्टन वर्ड अब हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने ज़माने में 1 AMU को 1 डाल्टन भी कहते थे। और अभी हम लोग जो इस तरीके से लिखे हैं 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, इसको हम लोग शॉर्ट में 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम। और 1/Na ग्राम को भी पुराने ज़माने में एवोग्राम कहा जाता था। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 डाल्टन और ये एवोग्राम, ये अब ये नोटेशन कम मिलेंगे या न के बराबर ही मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। एवोग्राम पूछा जाए तो कितना, तो 1/Na ग्राम के बराबर या 1 AMU के ही बराबर, और 1 डाल्टन पूछा जाए तो कितना, तो 1 AMU के बराबर। आजकल हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को और शॉर्ट में यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउअडेज AMU is
replaced by U. Nowadays AMU is replaced by U, which is called unified mass, which is called unified mass. तो आजकल हम लोग AMU को U से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में हम लोग कहा जाए 1U, तो समझ लेना है कि 1U ये AMU के ही बराबर है। 1U बराबर कितना, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं चीज़ों को फिर से यहाँ पर समरी में रिपीट करता हूँ। AMU को डिफाइन करने के लिए IUPAC ने रेफरेंस किसका लिया, तो C12 का लिया। C12 के कितने एटम का मास, तो 1 एटम का मास। उसका कौन सा हिस्सा, तो 12वां हिस्सा, 12th पार्ट। तो C12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट, उसी को 1 AMU बोला गया। और जब हम लोग C12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट लिए तो 1 AMU कितने के बराबर आया, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर। 1 AMU को पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था, तो 1 डाल्टन भी बोला जाता है। 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम को पुराने ज़माने में क्या बोला जाता है, तो एवोग्राम बोला जाता है। आज के डेट में बोला जाए मॉडर्न साइंस, तो AMU को आजकल हम लोग U वर्ड से रिप्लेस करते हैं, जिसको यूनिफाइड मास कहा जाता है। और 1U बराबर कितना, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये वैल्यू ध्यान रखना है फिक्स नहीं है। ना ही मोल का वैल्यू फिक्स है, ना ही एवोगाड्रो नंबर फिक्स है, ना ही AMU का वैल्यू फिक्स है। डिफिनीशन चेंज तो वैल्यू चेंज। कैसे समझना है, 1 AMU का डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 1 AMU का डिफिनीशन शॉर्ट में, 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ये 1 AMU का डिफिनीशन है। अगर IUPAC 1/12 के जगह पर 1/6 कर दे, एक बार हम लोग का IIT में क्वेश्चन आया हुआ भी है, डिफिनीशन को ही बदल दिया गया था। AMU से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, 1/12 के जगह पर 1/6 कर दे, तो क्या AMU का वैल्यू वही रह जाएगा, ये उसमें स्लाइड चेंजेज आ जाएगा, चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 AMU का डिफिनीशन जैसे ही चेंज करेंगे 1 AMU की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता तो है, लेकिन तब जब रेफरेंस में C12 के 1 एटम के मास का कौन सा पार्ट लिया गया, तो 12th पार्ट लिया गया। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक वेट पर। तो ये IUPAC ने जो एटॉमिक वेट का डिफिनीशन दिया है वो मैंने इधर लिखा हुआ है। अब इस डिफिनीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी एटॉमिक वेट को कैसे डिफाइन किया गया हम लोग को समझना है। आप लोग को टाइम मिलेगा, अभी पहले समझने पर ध्यान दीजिए। ये जो भी लिखा हुआ है अपना स्क्रीन को पॉज कर कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा। पहले चीज़ों को थोड़ा सा समझें, ठीक है ना। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहीं से मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग के साथ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं। ढेरों न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अब, तो न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़ा ही ध्यान से समझें। तो इधर एक मैथमेटिक्स दिया गया है, एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखा गया है, इसको समझने का कोशिश करें। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर ध्यान दिया जाए तो राइट हैंड साइड एक रेशियो है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड रेशियो किसका है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम के मास का रेशियो लिया गया। किसके साथ लिया गया, तो C12 के 1 एटम के मास के 12th पार्ट के साथ लिया गया। तो हम लोग का डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में C12 के 1 एटम के मास का 12th पार्ट है। और न्यूमरेटर की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास का रेशियो लिया गया है। तो
अब हम लोग ये जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया है इसी को सेंटेंस के रूप में पढ़ें। लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट इक्वल है किसके इक्वल है, तो एक रेशियो के इक्वल है। सेंटेंस में पढ़ता है एटॉमिक वेट इज इक्वल टू रेशियो, किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के वन एटम के मास का रेशियो किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, C12 के वन एटम के मास के 12th पार्ट का। अब ये जो रेशियो लिया गया जरा ध्यान दें, डिनोमिनेटर में हम लोग का क्या लिखा गया है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये डिनोमिनेटर हम लोग का है। और न्यूमरेटर में क्या लिया गया है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब इस डिफिनीशन को पढ़ा जाए, डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज, तो एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया, डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये न्यूमरेटर में रखा गया है, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो अब इस डिफिनीशन का हम लोग यूज करते हैं। मान लें कि हमें यहाँ पर एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का निकालना है, तो अगर एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर वन एटम का मास भी किसका होगा, ऑक्सीजन का। अगर यहाँ एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पर वन एटम का मास भी किसका लेंगे हम लोग, नाइट्रोजन का। मतलब क्या हुआ, जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वन एटम का मास भी उसी एलिमेंट का होगा। अगर एटॉमिक वेट सल्फर का, तो वन एटम का मास भी सल्फर का, या रिवर्स में बोले, यहाँ वन एटम का जो मास है वो सिल्वर का है, तो ये एटॉमिक वेट भी सिल्वर का आएगा। यहाँ वन एटम का मास बोला जाए कॉपर का है, तो एटॉमिक वेट भी किसका आएगा, कॉपर का आएगा। अब आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट्स को लिख लें। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा इसको और सिंपल फॉर्म में लिखा जाए, थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए। और ये हमेशा ध्यान रखना है मोल कॉन्सेप्ट में, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो भी मैं घेर दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैं कर रहा हूँ, वो सब फॉर्मूला है, सब न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं यूज में आएंगे। तो नोट्स बड़ा अच्छे से बनाएं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इसको अच्छे से हाईलाइट करें रिवीजन के टाइम पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में हम लोग लिखें, तो इसको और भी शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट इक्वल टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं डिनोमिनेटर कितने के बराबर है, तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है ये तो 1 mu के बराबर है, 1 mu के बराबर है। तो शॉर्ट में लिखा जाए, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा जाए। ध्यान में रखना है एटॉमिक वेट सल्फर का, तो वन एटम का मास भी सल्फर का है। एटॉमिक वेट कॉपर का, तो वन एटम का मास भी कॉपर का। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा वन एटम का मास भी उसी एलिमेंट का होगा। तो अगर हम लोग एटॉमिक वेट को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दे, एटॉमिक वेट को 1 mu से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मिल जाएगा, वन एटम का मास मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा एग्जांपल इसका एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं कि IUPAC ने इस तरीके से जो एटॉमिक वेट डिफाइन किया, इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोला जाए ऑक्सीजन, पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन का हम लोग ले रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ O। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो एटॉमिक वेट को यहाँ रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं 16। तो 16 इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ O।
ऑक्सीजन के 1 एटम का मास डिवाइडेड बाई 1 AMU, डिवाइडेड बाई 1 AMU। बड़ा ही गौर से कॉन्सेप्ट को समझना है। अभी जो हम लोग कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। 16 को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास निकल जाएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ O, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना आ जाएगा हम लोग का 16 AMU। ये 16 AMU इसको हम लोग ग्राम में चेंज करें तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 1 AMU में कितना ग्राम होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 16 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मैं उधर मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इधर का मैं मिटा रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दें, अपने ध्यान को भटकाए नहीं, यहाँ पर फोकस करें हम लोग। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल समझ गए, बाकी सारे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग को अच्छे से समझना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हम लोग जानते हैं 16 होता है, तो एटॉमिक वेट को यहाँ लिख दिया गया 16। तो ये एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का, तो ये 1 एटम का मास भी किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 1 AMU। 16 को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ऑक्सीजन का 1 एटम का मास मिल गया 16 AMU, और उसी AMU को ये ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आगे प्रोसीड करने से पहले बताइए, ये ऑक्सीजन के एटम का मास है, कितने एटम का मास है, तो 1 एटम का मास है। तो ऑक्सीजन की ये 1 एटम का मास है। 2 एटम का मास निकालना हो तो 2 गुना करेंगे, ऑक्सीजन के 3 एटम का मास निकालना हो तो 3 गुना करेंगे, 4 एटम का मास निकालना हो 4 गुना करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन के 1 एटम का मास है। 2 एटम का मास निकालना हो 2 गुना करेंगे, 3 एटम का मास निकालना हो 3 गुना करेंगे, 4 एटम का मास निकालना हो 4 गुना करेंगे, 1000 एटम का मास निकालना हो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख एटम का मास निकालना हो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास निकालना है। सोचिए और आंसर दीजिए कैसे निकालेंगे। मास ऑफ 1 मोल एटम that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी स्पेसीज का 1 मोल बोला जाए, एटम का 1 मोल, प्रोटॉन का 1 मोल, पेन का 1 मोल, तो मैंने शुरू में ही बताया था 1 मोल किसी का भी बोलेंगे उसमें नंबर कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल एटम का मतलब कितने एटम, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो हमें ऑक्सीजन का 1 मोल एटम या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, रिपीट कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन के कितने एटम का मास है, 1 एटम का मास, 2 एटम का मास 2 गुना, 3 एटम का मास 3 गुना, 4 एटम का मास 4 गुना, 1000 एटम का मास 1000 गुना। तो इतने एटम का मास कितना हो जाएगा, इतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। और जब AMU हम लोग पढ़ रहे थे तो एक कैलकुलेशन बताया गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इक्वल टू कितना ग्राम हो गया, 16 ग्राम। तो कुछ कंक्लूजन, 16 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 16 को हाईलाइट किया, 16 AMU को मैंने हाईलाइट कर दिया। गौर से देखना और समझना है, पहला एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। और ये 16 ग्राम को मैंने हाईलाइट कर दिया, 3 चीज़ें हाईलाइट कर दिया गया है, 16 AMU और 16 ग्राम। तीनों को देखकर बताइए क्या क्या है। ये 16 क्या है, बस तीनों में अंतर डिफरेंस क्या है, ये प्योर नंबर है,
यहाँ आगे एमयू लगा दिया गया और यहाँ आगे क्या लगा हुआ है, ग्राम लगा हुआ है। 16 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पढ़िए, ये एटॉमिक वेट है किसका, ऑक्सीजन का। तो 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है। 16 एमयू क्या है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। और 16 ग्राम क्या है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास है। कंक्लूजन, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा देंगे तो 1 एटम का मास मिलेगा। एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल एटम का मास मिलेगा। रिपीट करते हैं, 16 एमयू और ये 16 ग्राम। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट था, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, 16 एमयू कर दिए, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास मिल गया। 16 ग्राम लिख दिए, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास मिल गया। मतलब इन जनरल कंक्लूजन बोला जाए, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा देंगे 1 एटम का मास मिल जाएगा, और एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल एटम का मास मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ऑक्सीजन का था। दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ में टाइम देता हूँ। इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन को पॉज करें और इसको उतारें। दो और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है। एक एग्जाम्पल हम लोग का सल्फर का है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का नाइट्रोजन का है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में आंसर खुद से अब देना है। मैं कंक्लूजन को रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा देंगे, 1 एटम का मास मिलेगा, और एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो कितने एटम का मास मिलेगा, 1 मोल एटम का मास मिलेगा। तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32। अब आपने से खुद से बताइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर के 1 एटम का मास निकालना है तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 32 एमयू। और वही 1 मोल एटम का मास निकालना है तो उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, 32 ग्राम। वैसे उधर का आंसर बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, एमयू लगा देंगे 1 एटम का मास मिलेगा, ग्राम लगा देंगे 1 मोल एटम का मास मिलेगा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 एमयू, और नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। तो ये सिर्फ नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन के लिए नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एटॉमिक वेट को एमयू में एक्सप्रेस कर दे 1 एटम का मास मिल जाता है, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो 1 मोल एटम का मास मिल जाएगा। इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एटॉमिक वेट से रिलेटेड। एटॉमिक वेट को आजकल हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास ये नया टर्म है। डिफिनीशन बिल्कुल उसी तरीके से है, डिफिनीशन में कहीं कोई चेंज नहीं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक वेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वेट का एक दूसरा नाम कौन सा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकेंड पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, एटॉमिक वेट को जो हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है। एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना, 27। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दे 27 ग्राम, तो इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन अभी रुकना है, थोड़ा सा और समझना है। एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगाते हैं तो 1 एटम का मास मिलता है, और वही एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगाते हैं तो कितने का मास मिलता है, 1 मोल एटम का मास मिलता है। तो एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस तो कर दिए 27 ग्राम, लेकिन ये कितने मोल का मास है, 1 मोल का मास है। तो इसको कंप्लीटली ऐसे लिखते हैं 27 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट पूछा जाए तो ग्राम नहीं, ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो यूनिट ऑफ ग्राम एटॉमिक मास
वो क्या है हम लोग का, ग्राम पर मोल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ लेकिन करना खुद से है। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 23। ये सोडियम का एटॉमिक वेट का डाटा मैंने दे दिया। अब अगर हम लोगों से कोई पूछे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक वेट पता है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे 23 ग्राम, लेकिन ये 1 मोल का मास है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 23 ग्राम पर मोल। तो हमेशा ध्यान रखना है ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करना है, पर मोल में लिखना है। पर मोल में क्यों लिखें, क्योंकि एटॉमिक वेट के आगे जब ग्राम लगा देते हैं तो कितने मोल का मास मिलता है, 1 मोल का मास मिलता है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया गया है, लेकिन ध्यान में रखना है कि इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग एक फार्मूला को डिराइव करने जा रहे हैं। एक फार्मूला हम लोग पहले से जानते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला पहले से जानते थे। एक दूसरे फार्मूला पर हम लोग आने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और भी दूसरे तरीके से कैसे निकाला जाता है। तो ये फार्मूला हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू डिवाइड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट एक्स का एटॉमिक वेट कितना दे दिया गया है, तो ए दिया गया है। तो ये मैं डाटा को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक वेट कितना बोला जा रहा है, ए बोला जा रहा है। W ग्राम ऑफ एलिमेंट इज टेकन, उस एलिमेंट का W ग्राम लिया गया। तो इस डाटा को भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उस एलिमेंट का W ग्राम लिया गया है। निकालना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन W ग्राम ऑफ इट। तो अगर किसी एलिमेंट का W ग्राम लेते हैं तो उसके W ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक वेट के आगे एमयू लगा दिया जाए तो 1 एटम का मास मिलेगा, और एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल एटम का मास मिलेगा। तो मैं डाटा को लिख रहा हूँ, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक वेट कितना है, ए। अब इसके आगे एमयू लगा दे तो 1 एटम का मास, और इसी के आगे ग्राम लगा दे तो 1 मोल एटम का मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका ए ग्राम लेंगे तो ए ग्राम में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। भाई एटॉमिक वेट ए था, एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए, 1 मोल का मास मिल गया, तो ए ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा हम लोग का, तो 1/a मोल। तो W ग्राम हम लोग का लिया गया है, तो W ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो W डिवाइडेड बाई a मोल। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का निकल गया, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का कितना आ गया, तो W डिवाइडेड बाई a। इसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिए। फॉर्मूला में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो W क्या था, मास था, उस एलिमेंट का मास था ग्राम में, और A क्या हम लोग का एटॉमिक वेट है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास को न्यूमरेटर में रखेंगे और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फार्मूला आ गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या है, तो W क्या था, मास था, ग्राम में था, और A क्या है, एटॉमिक वेट है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास को हम लोग किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे, और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान देना है, ये मास ग्राम में किसका होना चाहिए, एटम का होना चाहिए। अभी हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में नहीं। तो हमेशा इस फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करना है।
ये न्यूमरेटर में जो मास रखा गया है किसी मॉलिक्यूल का मास नहीं है, एटम का मास है। एटम का मास ग्राम में रखेंगे और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला भी मैं साथ साथ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। चलिए अभी न्यूमेरिकल्स पर आने से पहले और भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोग को न्यूमेरिकल्स करते समय कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUPAC इस तरीके से लिखने के लिए मना करता है, क्योंकि लिखा कुछ और जाता है, मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन फिर भी स्टिल ये अभी भी ये कन्वेंशन हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से समझना है। अगर कभी भी क्वेश्चन करते इसमें ग्राम और एटम साथ साथ लिखे आ जाए, ग्राम और मोलिक्यूल साथ साथ लिखे आ जाए, ग्राम और आयन साथ साथ लिखे आ जाए, तो इसे हम लोग मोल पढ़ेंगे। ग्राम एटम ये भी मोल पढ़ेंगे, इसे भी ग्राम मोलिक्यूल इसे भी मोल पढ़ा जाएगा, ग्राम आयन इसे भी मोल पढ़ेंगे। ये ओल्ड कन्वेंशन है जो कि IUPAC अब ऐसे लिखने के लिए मना करता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राम और एटम साथ साथ लिखे हुए मिले उसे मोल पढ़ना है, ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ लिखे हुए मिले इसे भी मोल पढ़ेंगे, ग्राम और आयन ये भी साथ साथ लिखा हुआ मिल जाए इसे भी मोल पढ़ेंगे। लेकिन एक डिफरेंस है, ये मोल तो है लेकिन ये एटम का मोल है, मोल ऑफ एटम्स, ये एटम का मोल है। ग्राम मोलिक्यूल इसे भी मोल पढ़ेंगे, लेकिन ये मोल किसका है, मोलिक्यूल का है, ऑफ मोलिक्यूल्स, ये हम लोग का मोलिक्यूल का है, ऑफ मोलिक्यूल्स। ग्राम आयन इसे भी मोल पढ़ेंगे, लेकिन ये मोल किसका है, तो आयंस का है, ऑफ आयंस, ऑफ आयंस। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ग्राम आयन, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम एटम जब भी साथ में लिखे आ जाए तो इसे हम लोग मोल पढ़ेंगे, ना कि ग्राम से कोई मतलब निकालेंगे। ग्राम एटम होगा, मोल तो होगा लेकिन एटम का मोल होगा, ग्राम मोलिक्यूल होगा, मोल होगा लेकिन वो मोलिक्यूल का मोल होगा, ग्राम आयन होगा इसे भी मोल पढ़ेंगे लेकिन किसका, आयंस का। तो न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले हम लोग अभी ये जो 3 टर्म लिखा गया, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल और ग्राम आयन, इसको कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करें। चार छोटे छोटे सेंटेंस लिखे गए हैं। इस सेंटेंस का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मतलब निकालने के लिए उससे पहले थोड़ा हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ग्राम एटम साथ साथ में होगा, मोल पढ़ेंगे, ग्राम मोलिक्यूल साथ साथ में होगा उसे भी मोल पढ़ेंगे, ग्राम आयन साथ साथ में होगा उसे भी मोल पढ़ेंगे। ग्राम एटम मोल पढ़ेंगे, एटम का मोल होगा, ग्राम मोलिक्यूल मोल पढ़ेंगे, मोलिक्यूल का मोल होगा, ग्राम आयन मोल पढ़ेंगे, आयन का मोल होगा। अब चलिए हम लोग आते हैं, ग्राम और एटम यहाँ साथ साथ में है, लेकिन यहाँ पर बोले ग्राम और एटम साथ साथ में नहीं है, ग्राम और एटम के बीच में कुछ वर्ड्स आ गए हैं। तो ग्राम और एटम यहाँ साथ साथ में है, इसे मोल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कोई मोल नहीं पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर बात करें, ग्राम और मोलिक्यूल ये साथ साथ में है, लेकिन यहाँ ग्राम और मोलिक्यूल साथ साथ में नहीं है। तो ग्राम और मोलिक्यूल यहाँ साथ साथ में है, इसे मोल पढ़ेंगे, ग्राम एटम साथ साथ में है, मोल पढ़ेंगे। और नीचे में इन दोनों की बात करें तो ग्राम एटम साथ में नहीं है, इसे मोल नहीं पढ़ेंगे, ग्राम और मोलिक्यूल साथ में नहीं, इसे मोल नहीं पढ़ेंगे। अब डिटेल में लिखते हैं, 2 ग्राम एटम, ये ग्राम एटम साथ साथ में, इसे हम लोग मोल पढ़ेंगे, तो 2 मोल ऑफ, तो ये 2 मोल, लेकिन किसका, ग्राम एटम था तो ऑक्सीजन एटम का, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ओ एटम की बात की जा रही है। अब
इसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें, 2 ग्राम मोलक्यूल, ग्राम मोलक्यूल साथ साथ में है, इसे भी हम लोग मोल पढ़ेंगे तो 2 ग्राम मोलक्यूल, 2 मोल ऑफ, लेकिन मोलक्यूल था तो 2 मोल ऑफ, ये एटम नहीं, O2 मोलक्यूल की बात की जा रही है, डिफरेंस है। यहाँ भी ऑक्सीजन लिखा गया, यहाँ भी ऑक्सीजन लिखा गया, लेकिन यहाँ पर एटम लिखा गया, ये ऑक्सीजन एटम के बारे में बोल रहा है, और यहाँ पर ग्राम मोलक्यूल लिखा गया, यहाँ पर मोलक्यूल के बारे में बोला जा रहा है। तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑक्सीजन मोलक्यूल। अब यहाँ पर चले तो भाई ये जो लिखा गया है वही इसका मतलब है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का 2 ग्राम, वही इसका मतलब है। फिर और भी आ जाए, नीचे पर चले, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलक्यूल, तो जो लिखा गया वही मतलब है, कुछ भी हिडन नहीं है। 2 ग्राम ऑफ O2 मोलक्यूल, 2 ग्राम ऑफ O2 मोलक्यूल। तो मुझे उम्मीद है कि ये डिफरेंस आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्राम और एटम साथ साथ में हो उसे मोल पढ़ेंगे, एटम का मोल, ग्राम और मोलक्यूल साथ साथ में हो उसे ही मोल पढ़ेंगे, लेकिन किसका, वो मोलक्यूल का मोल। एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, 2 ग्राम आयन ऑफ O2,